अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों? आवाज आ रही है आपको? कैन यू हियर मी? ओके, ग्रेट। वेलकम बैक। We had a bit long break over the weekend. तो बस आज इंशाल्लाह I'll be returning home. I have flight tonight, so I'll be reaching by Wednesday early morning. तो होपफुली अब जो हमारी अगली क्लास होगी वो पाकिस्तान से ही होगी इंशाल्लाह। ओके जी, हमने कल्चर का टॉपिक डिस्कस करना शुरू किया था एंड while discussing culture we defined what is culture। हमने कल्चर को डिफाइन किया था कि कल्चर क्या होता है। इट्स अ सेट ऑफ डोमिनेंट बिलीव्स, एटीट्यूड्स, वैल्यूज, नॉर्म्स व्हिच आर शेयर्ड बाय अ नंबर ऑफ पीपल। Culture basically is defined as a way of life and is reflected in our history, heritage and how we express ideas and creativity। कल्चर जो है ये मेजर करता है आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को, विटालिटी को, हेल्थ ऑफ सोसाइटी को। कल्चर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग पैदा करता है आपके अंदर। कल्चर आपके अंदर एम्पथाइज करने की एबिलिटी पैदा करता है, हाउ टू रिलेट टू अदर्स। फॉर एग्जांपल, जैसे आई कैब का अपना एक कल्चर है, लेट्स से। तो जो आई कैब के मेंबर्स हैं वो एम्पथाइज करते हैं एक दूसरे के साथ, दे शो एम्पैथी विद वन अनदर। इसी तरह आप जब किसी और मुल्क में होते हैं तो आप वहां पे एम्पैथी शो करते हैं लोगों के साथ जो उस कल्चर के अंदर पाए जाते हैं। सो कल्चर जो है वो हमने डिस्कस किया था 3 लेवल्स पे होता है। Culture is found at organizational culture level, corporate culture, and then we have work group culture। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जो है इसको क्रिएट करना, दैट इज एन इंटरेस्टिंग फिनोमेना। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जो है इसके अंदर बेसिकली आपके वो नॉर्म्स, आपके वो बिलीव्स, आपके वो वैल्यूज और रिचुअल्स पाए जाते हैं जो कि एक जगह के लोग फॉलो करते हैं और जो एक ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंशिएट करता है फ्रॉम द अदर ऑर्गेनाइजेशन। ये सारी कमेंट्री है, आई हैव रिटन इट, ये सारी कमेंट्री है, पढ़नी है आपने सिर्फ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डिसाइड कल्चर? द डिसाइडिंग फैक्टर्स ऑफ कल्चर। Culture comes from organizational structure and size. Culture comes from leadership. Culture comes from the environment. Culture comes from the events. Culture comes from the nature of business. And culture comes from uh, the nature of client। Yes, I'm having a bad thought। So जी, मैं ये एक क्विक रिव्यू दे रहा हूँ जो हमने आखिरी क्लास में डिस्कस किया था बेटा, ताकि जस्ट टू कैच यू अप विद व्हाट वी हैव डिस्कस इन द कल्चर सो फार। क्योंकि हम अपनी आज क्लास 3-4 दिन बाद कर रहे हैं। लास्ट क्लास वी हैड ऑन आई गेस वेंसडे इवनिंग और शायद थर्सडे इवनिंग को हमारी क्लास हुई थी ना। सो वी आर हैविंग अ क्लास लाइक 3-4 days आफ्टर। सो आई एम जस्ट मेकिंग यू कैच अप। ओके जी, कल्चरल वेब बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये वाला टॉपिक पेपर में कुछ 2-3 दफा आ चुका है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कल्चरल वेब पेपर में इट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इट हैज अपीयर्ड ट्वाइस इन द एग्जामिनेशन। 2 दफा आ चुका है पेपर में, ठीक है। सो दोबारा आने के भी चांसेस हैं। कल्चरल वेब बेसिकली जॉनसन एंड स्कूल्स का मॉडल है। जॉनसन एंड स्कूल्स कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं इनका जो कल्चर है ये 6 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। डिपेंड्स ऑन 6 की फैक्टर्स। कल्चर को डिटरमिन करने वाले 6 फैक्टर्स जिनको हम कलेक्टिवली पैराडाइम कहते हैं। पैराडाइम का मतलब होता है नजरिया, उर्दू में से कहते हैं नजरिया। पैराडाइम का उर्दू मतलब होता है माइंडसेट, नजरिया। तो पैराडाइम जो होता है ये डेवलप होता है आपके डिफरेंट फैक्टर्स से जो कि कल्चर में प्रिवेल करते हैं। देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स दैट प्रिवेल इन अ कल्चर एंड बेस्ड ऑन दोज फैक्टर्स अ पैराडाइम इज डेवलप्ड। एक पैराडाइम बिल्ड हो जाता है। वो पैराडाइम किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? देयर आर 6 की एलिमेंट्स, 6 इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स। द फर्स्ट इज रूटीन एंड रिचुअल्स। पहला जो है वो है रूटीन एंड रिचुअल्स। रूटीन एंड रिचुअल्स बेसिकली कहते हैं हाउ डू पीपल लिव इन एन ऑर्गेनाइजेशन। लोग इदारों में कैसे रहते हैं। हाउ डू पीपल मूव अराउंड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। लोगों की लाइफ कैसी है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। लोगों का वहां पे एक दूसरे के साथ बिहेवियर कैसा है। जैसे फॉर एग्जांपल अक्सर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो जैसे एम्प्लॉयज की बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं,
ठीक है। अब एम्प्लॉयज की बर्थडे सेलिब्रेट करना एक रिचुअल है, एक रवायत है। रूटीन कहते हैं समथिंग दैट इज अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस इन एन ऑर्गेनाइजेशन, और रिचुअल एक रवायत होती है। यानी जब कोई भी आउटसाइडर एक इदारे के अंदर आएगा तो वो सबसे पहले आपके रूटीन और रिचुअल्स को देखेगा ना, आपकी आपके स्पेशल इवेंट्स को देखेगा। ठीक है, आपकी डेली प्रैक्टिसेस को देखेगा, so that he will have an expression that what is important in this organization. इससे वो एक्सप्रेशन पैदा होता है कि इस इदारे में क्या इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज इम्पोर्टेंट इन इट। मेरा ख्याल है मैं यहाँ पे क्वेश्चन मिस कर रहा हूँ पास्ट पेपर एनालिसिस में। कल्चरल वेब के ऊपर देयर वाज अ क्वेश्चन रिसेंटली, आई एम नॉट श्योर वो क्वेश्चन यहाँ पे क्यों नहीं शो हो रहा मेरे पास। अभी चेक करते हैं। वैसे कल्चरल वेब पे भी रिसेंटली एक क्वेश्चन आया था जिसमें स्टेटमेंट्स दी गई थी और कहा गया था कि आइडेंटिफाई करें कि कल्चर जो है उसका, कल्चरल वेब का कौन सा एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। तो वी विल टॉक अबाउट इट शॉर्टली, वो भी देखते हैं पास्ट पेपर्स के अंदर। स्टोरीज एंड मिथ्स, जस्ट स्पेयर मी अ मोमेंट, लेट मी टेक अ कॉल, जस्ट अ मोमेंट। ओके जी, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। सो बेसिकली बात हो रही थी कल्चरल वेब के फैक्टर्स के ऊपर। देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स, रूटीन्स एंड रिचुअल्स, वी हैव स्टोरीज एंड मिथ्स। स्टोरीज कहते हैं वो चीजें जिससे एक इदारे की हिस्ट्री डिस्क्राइब होती है। लाइक एक इदारे की लाइफ के साथ साथ ना बहुत सारी स्टोरीज डेवलप हो जाती हैं, एंड दीज स्टोरीज suggest that the importance of certain individuals and certain events in the organization. और स्टोरीज जो है ये वर्ड ऑफ माउथ से पास होती हैं, दे आर पास थ्रू वर्ड ऑफ माउथ। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमिना। जैसे फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक जो उसका ओनर है वो क्या करता था, उसकी ओवरऑल क्या उसका वे ऑफ डूइंग थिंग्स होता था, तो वो एक स्टोरी बन चुकी है जो कि फॉर एग्जांपल मतलब वक्त के साथ साथ आगे कैरी हो रही है उस इदारे के अंदर। जैसे इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल है वॉलमार्ट। वॉलमार्ट का एक ओनर है था सैम वॉल्टन। अच्छा, सैम वॉल्टन ने वॉलमार्ट की बुनियाद रखी थी। वॉलमार्ट इज अ वेरी ह्यूज रिटेल चेन इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान में नहीं है अभी तक, लेकिन वैसे पूरी दुनिया में इसके लार्ज स्केल रिटेल चेन है। जैसे हमारा ये हाइपर स्टार या कारेफोर है, ये मतलब आप समझ लें कारेफोर को आप 10 टाइम्स कर दें तो वॉलमार्ट बन जाता है। अच्छा, वॉलमार्ट का जो ओनर है वो उसकी मतलब व्हेन ही लेड द फाउंडेशन, तो वो स्टोरीज उसकी अब
लोग डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे सैम वॉल्टन ने मेहनत की, कैसे उसने एक छोटे से ग्रोसरी स्टोर से लेकर उसने कैसे एक बड़ा सा एम्पायर बिल्ड किया। सो दैट इज व्हाट वॉलमार्ट इज। तो वॉलमार्ट जो है, तो वो स्टोरीज जो है वो डेवलप हो जाती हैं। अच्छा, मिथ का मतलब होता है समथिंग दैट इज नॉट प्रूवन। स्टोरी और मिथ में एक बुनियादी फर्क ये होता है कि स्टोरी के अंदर एविडेंस होता है, स्टोरी के अंदर हकीकत होती है, और मिथ जो है इसके अंदर एविडेंस या हकीकत कंफर्म नहीं होती। तो दैट्स अ वेरी स्लाइट डिफरेंस। जैसे बहुत सारी चीजें वक्त के साथ साथ मिथ्स बन जाती हैं जिसके पीछे कोई रियलिटी नहीं होती। तो स्टोरीज एंड मिथ्स जो हैं दे डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दे सजेस्ट द importance of certain individuals or events, they are passed by word of mouth, they help to create impression of how the organization got to where it is, and it can be difficult to challenge established myths and consider the need for change or direction in the future। ठीक है ना? तो ये बेसिकली स्टोरीज एंड मिथ्स का जो कॉन्सेप्ट होता है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये डेवलप हो जाती है वक्त के साथ साथ। और जितनी ज्यादा स्टोरीज होती हैं इदारे के अंदर उतना उसमें उसका कल्चर जो है वो स्ट्रांग होता है। जितनी ज्यादा स्टोरीज होती हैं उसका जो कल्चर है वो स्ट्रांग होता है, और जितनी कम स्टोरीज होती हैं उसका जो कल्चर है वो वीक होता है। ठीक है, जिसकी कम स्टोरीज होती है उसका कल्चर उतना ही वीक होता है। सिंबल्स कहते हैं फिजिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को। एक इदारे के फिजिकल फैक्टर्स हैं उसके सिंबल्स कहलाते हैं। ठीक है, एक इदारे के जो फिजिकल फैक्टर्स हैं उसके सिंबल्स कहलाते हैं। दे आर द फिजिकल रिप्रेजेंटेशन। जैसे जब आप एक बैंक में दाखिल होते हैं तो एम्प्लॉय का जो ड्रेस कोड होता है दैट्स द सिंबल। व्हेन यू एंटर अ बैंक द ड्रेस कोड ऑफ एम्प्लॉइज इज द सिंबल। या फॉर एग्जांपल जब आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वो जो यूनिफॉर्म होता है स्टाफ का, वेटर्स का, वो उसका सिंबल है। आप जब पैक में आते हैं तो पैक की बिल्डिंग को उन्होंने दे हैव प्लेस्ड द हाई अचीवर्स ऑन द पिक्चर्स एंड द फ्लेक्सेस ऑफ द हाई अचीवर्स ऑन द वॉल्स। ये सिंबल्स हैं। सिंबल्स कहते हैं नजर आने वाली चीजें। फॉर एग्जांपल द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी, जैसे होंडा अपने एम्प्लॉइज को कंपनी मेंटेन्ड कार देता है, ये उसके सिंबल्स हैं। या आपका ऑफिस, आपकी बिल्डिंग जो है, ये सिंबल आपके होते हैं। जैसे बड़ी एक अच्छी एग्जांपल है, नेस्ले की मिसाल ले लें। नेस्ले 30, हाँ, लोगो, एग्जैक्टली, लोगो भी आपका सिंबल है। लेकिन खैर वो एक मार्केटिंग के कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है। लोगो का जो कॉन्सेप्ट है वो कल्चर में नहीं आता, वो मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट में आता है। सिंबल्स और होते हैं, लोगोज और ये आपके जो अपना ट्रेडमार्क्स हैं ये और होते हैं। जैसे मैकडोनल्ड्स का जो एम है वो उनका लोगो है, उनका ट्रेडमार्क है। बट दैट इज नॉट समथिंग टू डू विद कल्चर, उसका कल्चर से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, जब आप मैकडोनल्ड्स में जाते हैं और मैकडोनल्ड्स में के अंदर जो एम्प्लॉय चेहरे पे मुस्कुराहट सजा के आपसे बात करते हैं यूनिफॉर्म के अंदर, वो उनका सिंबल है। ठीक है, दैट इज देयर सिंबल। मैकडोनल्ड्स का जो इंटरनल डेकोर है वो उनका सिंबल है। जैसे नेस्ले की मिसाल ले लें। नेस्ले नेस्ले जो है वो अपने नेस्ले की लाहौर में जो जो इनका हेड ऑफिस है लाहौर में, उस बिल्डिंग का नंबर है 308। अच्छा, नेस्ले जो है वो उनका ये अब नंबर जो है वो उनका सिंबल बन चुका है। फॉर एग्जांपल नेस्ले अपने एम्प्लॉइज को जो जो कार्स देता है, हर गाड़ी का नंबर 308 होता है। आप नोट कीजिएगा, अगर आपको सड़क पे कभी कोई 308 नंबर की गाड़ी चलती नजर आए, कोई बड़ी गाड़ी, टोयोटा, होंडा, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, उसका नंबर 308 हो, तो यू कैन सेंस कि ये नेस्ले के किसी एम्प्लॉय की गाड़ी है। इसी तरह जार्गन्स होते हैं। जार्गन्स कहते हैं स्पेसिफिक फ्रेजेस एंड लैंग्वेज विच आर यूज्ड बाय सर्टेन पीपल, इन्हें जार्गन्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मार्केटिंग के अपने जार्गन्स हैं, एचआर के अपने जार्गन हैं। जार्गन्स बेसिकली स्टाइल ऑफ लैंग्वेजेस हैं, कॉमन वर्ड्स और कॉमन फ्रेजेस हैं। जैसे सेल्स की दुनिया में अकाउंट का वर्ड हम यूज करते हैं कस्टमर के लिए। जो सेल्स के लोग होते हैं वो अकाउंट का वर्ड यूज करते हैं कि यार तुमने आज कितने अकाउंट खोले, इसका मतलब है कि तुमने आज कितने कस्टमर्स को प्रोडक्ट सेल किया। अब फॉर एन अकाउंटेंट अकाउंट का वर्ड और है। अब एक अकाउंटेंट के लिए अकाउंट का मतलब क्या है, डेबिट क्रेडिट, ऐसे ही है ना। तो ये एक जार्गन बन चुका है। अकाउंट का जो वर्ड है ये मार्केटिंग वालों के लिए इसकी सेंस और है, एचआर वालों के लिए इसकी सेंस और है। ये जार्गन कहलाता है, इसे हम जार्गन कहते हैं। ठीक है, दैट इज नोन एज जार्गन। ओके, देन देयर आर पावर स्ट्रक्चर्स। पावर स्ट्रक्चर डिटरमिन कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पावर का इन्फ्लुएंस कैसे होता है, पोजीशन पावर कैसे होती है। हाउ डज द पोजीशन पावर वर्क्स। जैसे फॉर एग्जांपल
ब्यूरोक्रेसी के अंदर पावर स्ट्रक्चर जो है वो कहाँ से आता है, आपकी पोजीशन से आता है। ये पढ़ा था हमने पहले, इफ यू रिमेंबर दैट इन ब्यूरोक्रेसी पावर स्ट्रक्चर जो है, पावर जो है वो आपकी पोजीशन से आती है ना, ठीक है। लेकिन इफ यू टॉक अबाउट अ फ्लैट स्ट्रक्चर, इफ यू टॉक अबाउट एन इजलिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन, तो पावर कम फ्रॉम द पर्सनल इन्फ्लुएंस एंड एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज ऑफ द पर्सन, ठीक है। इजलिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पावर कहाँ से आती है, पर्सनल इन्फ्लुएंस से आती है, एक्सपीरियंस से आती है, एक्सपर्टीज से आती है। Most powerful group within an organization are most closely associated with the core belief and assumption in its culture. जितना ग्रुप पावरफुल होगा उसका उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन होगी कल्चर के साथ, और उसका रोल भी कल्चर में उतना प्रोमिनेंट होगा ऑब्वियसली। सो पावर स्ट्रक्चर एक और इंपॉर्टेंट डायमेंशन है कल्चर की। पावर डिटरमिन्स के एक इदारे का कल्चर किस किस्म का है। ओके, नेक्स्ट वी हैव ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। फिर है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है ये डिटरमिन करता है कि इदारे की हायरार्की कैसी है। जितना स्ट्रक्चर टॉल होगा उतना कल्चर रिजिड होगा, कल्चर उतना सख्त होगा। जितना स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल होगा, फ्लैट होगा, उतना कल्चर भी अडेप्टेबल होगा, अडेप्टेड टू चेंज होगा। रिमेंबर हमने पढ़ा था थर्ड चैप्टर में टॉल नैरो वर्सेस वाइड फ्लैट स्ट्रक्चर, अगर याद हो आपको, रिमेंबर दैट। तो टॉल नैरो स्ट्रक्चर जो होता है उसका कल्चर जो है वो जरा रिजिड होगा, उसका कल्चर सख्त होगा, और वाइड फ्लैट स्ट्रक्चर जो होता है उसका कल्चर अडेप्टेबल होगा। एंड दैट इज द सेम पॉइंट टॉक्ड बाय मॉस्केंटर। मॉस्केंटर ने यही वाला पॉइंट डिस्कस किया था ना कि वाइड फ्लैट स्ट्रक्चर हमें क्यों रिक्वायर्ड है, बिकॉज वी वांट टू हैव फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन सो दैट दे कैन अडेप्ट इजीली टू द चेंज। हमने पढ़ा था चेंज मैनेजमेंट में कल्चर चेंज को रेजिस्ट करता है। जितना स्ट्रॉन्ग कल्चर होगा उतना चेंज है वो रेजिस्ट करेगा, ठीक है। और जितना वीक कल्चर होगा उतना जो चेंज है वो इजीली आएगा, ठीक है। So these are some of the factors इसकी बेस के ऊपर हम कल्चर को डिटरमिन करते हैं। देन वी हैव कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम एस्टैब्लिश करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंट्रोल किस बुनियाद पे होता है। परफॉर्मेंस मेजरमेंट और रिवॉर्ड सिस्टम किस चीज पे कंट्रोल्ड होते हैं, एंड कंट्रोल सिस्टम डिटरमिन के क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं इंपॉर्टेंट। और कंट्रोल सिस्टम डिटरमिन करता है कि आप कैसे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं कि वो किस चीज पे तवज्जो दें। इसी तो how do we control people within an organization? तो performance measurement and reward system they determine the controls, they establish the control। इसका क्वेश्चन आया था, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इसका क्वेश्चन आया था पेपर में। आई एम नॉट श्योर ये यहाँ पे क्यों नहीं शो कर रहा मेरे पास। इट हैज टू बी देयर। आई गेस आई मिस्ड इट। अभी मोस्ट रिसेंट अटेम्प्ट में क्वेश्चन था जिसमें स्टेटमेंट दी गई थी। मैं भी आपको बताता हूँ। आई गेस इट वाज इन 2018 समवेयर। स्टेटमेंट्स वर गिवन और स्टेटमेंट्स दे के कहा गया था कि वी जस्ट नीडेड टू आइडेंटिफाई which dimension of cultural web is prevalent। it was asked कि cultural web जो है उसकी dimension को हमने बताना था। so I guess it was in spring 19 or autumn 18, let me confirm it। ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे शो होना चाहिए, वैसे आई एम नॉट श्योर यहाँ पे क्यों शो नहीं हो रहा। जी नवीद, आई एम गुड, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग, आई एम परफेक्टली फाइन। ओके, गियर्ट हॉफस्टेड का क्वेश्चन था स्प्रिंग 19 में। गियर्ट हॉफस्टेड का क्वेश्चन आया था स्प्रिंग 19 में। yes, there it is। गियर्ट हॉफस्टेड का क्वेश्चन था। ओके, लेट अस चेक इन autumn 18। Just check in।
नहीं बेटा, वो स्प्रिंग 19 में इट वाज गियर्ड हॉफस्टेड, ये स्प्रिंग 18 का क्वेश्चन था। एग्जैक्टली, इट वाज स्प्रिंग 18 क्वेश्चन। स्प्रिंग 18 और स्प्रिंग 17, लेट मी चेक अगेन। हाँ, इट वाज स्प्रिंग 17 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 था ऑटम 17। हाँ, ये वाला क्वेश्चन था। लुक एट दिस क्वेश्चन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह का सवाल आपको भी आ सकता है पेपर में। इट वाज ऑटम 17। आपको 6 स्टेटमेंट्स दी जा रही है और कहा जा रहा है बताएं कौन सी स्टेटमेंट किस कल्चरल वेब के एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। कौन सी स्टेटमेंट किस कल्चरल वेब के एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। The company logo is affixed on the entrance wall of the office building. Inside the office plates and displayed on the walls displaying company's products and other motivational quotes. Sanji, what is this? This is symbol. Very right. This is symbol. ये सिंबल है, नुमाइंदगी है एक इदारे की, फिजिकल अपीयरेंस है एक ऑर्गेनाइजेशन की। कंपनी सेलिब्रेट्स पर्सनल माइलस्टोन्स ई.जी. बर्थडे पार्टीज, रिटायरमेंट सेलिब्रेशन, लास्ट डे पार्टीज। ये क्या है? द सेकंड स्टेटमेंट, व्हाट इज दिस? ये देखिए, पूरा वर्ड लिखेंगे आप, रूटीन्स एंड रिचुअल्स। ओके, बी वेरी केयरफुल। जब आप किसी मॉडल को एस्टेब्लिश कर रहे होते हैं, ठीक है, तो आप पूरा वर्ड लिखेंगे। तो दिस इज रूटीन एंड रिचुअल। तीसरा पढ़े। CEO's personal assistant is influential enough to assign tasks to staff of all the departments. This is power structure. No, this is power structure. पावर स्ट्रक्चर देखें ना, पावर स्ट्रक्चर डिटरमिन करता है कि कौन सा मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ग्रुप है इदारे में। तो ये पावर स्ट्रक्चर है, ठीक है। It is general belief in the company that the father of existing managing director has played the most vital role in the turnaround of the company. हाँ जी, what is this? ये stories and myths है, exactly. This is stories and myths. Very right. Electronic attendance terminals are placed at the entrance and all the employees are required to mark in time out, time in and time out on daily basis. हाँ जी, ये थोड़ा सा ट्रिकी था वैसे। What it is? Yes, these are control systems. ये control systems हैं. These are control systems. The entity is controlled and regulated by bureaucracy and emphasis is on control through regulation. The sixth one. This is organizational structure, right? This is organizational structure. तो इस तरह 6 नंबर आए हैं आपको और ये बड़े इजी मार्क्स होते हैं। दे आर वेरी इजी टू स्कोर एज वेल। दीज मार्क्स आर वेरी इजी टू स्कोर एज वेल, ठीक है। तो ये 6 नंबर है, ठीक है।
इनफैक्ट ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे भी दिया गया है। ओके फाइन, द स्टेट क्वेश्चन इज ओवर हियर एज वेल। पास्ट पेपर का क्वेश्चन आपकी किताब के अंदर भी है, ठीक। देखिए, पावर स्ट्रक्चर जो होता है ना, ये डिटरमिन करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पावर सोर्सेज क्या है, फ्रॉम वेयर डज द पावर कम, ठीक है, फ्रॉम वेयर डज द पावर कम। पावर सोर्सेज जो है वो डिटरमिन करती है कि पावर कहाँ से आती है, ठीक है, एक इदारे के अंदर पावर कहाँ से आती है, कौन सा मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ग्रुप है इदारे में, टॉप मैनेजमेंट है, मिडिल मैनेजमेंट है, फ्रंट लाइन मैनेजमेंट है। एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट जो हेनरी मिन्सबर्ग का पढ़ा था हमने, ठीक है। और कंट्रोल जो सिस्टम्स होते हैं ये डिटरमिन करते हैं कि एक इदारे के अंदर जो कंट्रोल है वो किस चीज को हम करते हैं, परफॉर्मेंस को करते हैं या वो हम उसको करते हैं उसकी मतलब द वे पीपल ऑपरेट उसको कंट्रोल करते हैं। यानी कंट्रोल सिस्टम का जो प्राइम पर्पस होता है वो परफॉर्मेंस होता है, मेजरमेंट एंड परफॉर्मेंस। जैसे यहाँ अभी हमने बात की कि अटेंडेंस, इलेक्ट्रॉनिक अटेंडेंस मार्किंग सिस्टम ये परफॉर्मेंस को कंट्रोल कर रहा है ना, so it controls performance, it controls performance। तो कंट्रोल सिस्टम जो होता है वो आपकी परफॉर्मेंस को डिटरमिन करता है। ओके, तो ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, इट्स अ प्रिसाइज क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन। डिसफंक्शनल एस्पेक्ट्स हम पहले पढ़ चुके हैं, इफ यू रिमेंबर दैट हमने पढ़ा था कि कल्चर जितना स्ट्रांग होगा उतना चेंज मुश्किल से आएगा। इनफैक्ट इसमें हमने एक पॉइंट ये पढ़ा था ना, कल्चर इज अ बैरियर टू चेंज, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, कल्चर इज द बैरियर टू चेंज। तो कल्चर जितना मजबूत होगा चेंज उतनी मुश्किल से आएगा, ये बड़ी अंडरस्टूड लिखी बड़ी बात है। कल्चर जितना फ्लेक्सिबल या जितना वीक होगा चेंज उतनी आसानी से आएगा, दैट इज वेरी फेयरली इजी थिंग टू अंडरस्टैंड, ठीक है। आप लोगों के नेक्स्ट वीक से मिड टर्म भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो मिड टर्म में आपके पहले 5 चैप्टर्स काउंट होंगे। 11 चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह, ऑब्वियसली वी विल स्टार्ट इट, लेकिन आपका जो मिड है उसमें आपके 5 चैप्टर्स जो है वो काउंट होंगे। ओके, so we will start with the 11th chapter, but the mid is going to be based on the 5 chapters. Okay, let's talk something about the models of culture, organization के diagnostic models। जी जी, वन वर्ड, ये देख लें, उसने वन वर्ड आंसर दिया हुआ है आपके सामने, ये देख नहीं रहे, उसने सिंपल नाम दिए हुए हैं उनके, so that's one word। मिड टर्म नहीं नहीं, फर्स्ट 4 चैप्टर तो कभी भी नहीं थे बेटा, फर्स्ट 5 चैप्टर्स हैं, दे वर नेवर फर्स्ट 4 चैप्टर्स। मैंने कहा था कि हम 11 चैप्टर ऐड करेंगे बीच में, लेकिन अब टाइम हमें परमिट नहीं कर रहा कि हम 11 चैप्टर ऐड करें, दो हम 11 चैप्टर पढ़ना शुरू तो कर देंगे इस वीक में, बट टाइम इज नॉट परमिटिंग अस टू ऐड 11 चैप्टर। टाइम हमें परमिट नहीं कर रहा है 11 चैप्टर ऐड करने में, ठीक है। तो जी अगर 100% नहीं, ऑब्वियसली आई डोंट नो द फ्यूचर, अल्लाह ताला के अलावा फ्यूचर कोई नहीं जानता, तो आई कांट क्लेम अप टू 100%, but I can claim up to 99.99% that this question will appear in your examination, ठीक है। आपकी अटेम्प्ट जो है मार्च 2020 की, उसमें ये वाला सवाल आएगा, दिस आई कैन से फॉर श्योर, ठीक है। 100% से नहीं मैं कह सकता ऑब्वियसली, हाँ, लेकिन ये है कि मैं 99% श्योर हूँ, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट मॉडल है और इंटरेस्टिंगली अभी तक थॉरोली अनटेस्टेड है, ये देख लो, इंटरेस्टिंगली दिस मॉडल इज वाइडली अनटेस्टेड। वेट अ मिनट, फाइल बंद हो गई थी।
ओके, सो यू कैन सी इट। ये वाला मॉडल जो है, ये देखिए, ये रो पूरी खाली है। दिस रो इज कंप्लीटली एम्प्टी। देख रहे, अभी तक ये सवाल कभी नहीं आया पेपर में। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग एग्जामिनेशन। एडगर्स काइन कहता है कि कल्चर जो है इसके 3 लेवल्स होते हैं, और ये तीनों लेवल जो है ये इंटर रिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ। एडगर्स काइन के मुताबिक कल्चर हैज 3 लेवल्स एंड these 3 levels interrelate to each other। जब आप किसी इदारे का कल्चर डिफाइन करते हैं, एस्टैब्लिश करते हैं, तो फ्लो होता है फ्रॉम बॉटम टू टॉप। और जब आप किसी इदारे का कल्चर समझते हैं, उसे अंडरस्टैंड करते हैं, तो आप ऊपर से नीचे मूव करते हैं। डिफाइनिंग कल्चर एंड अंडरस्टैंडिंग कल्चर, दिस इज हाउ वी डिफाइन कल्चर एंड दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड कल्चर। हम कल्चर को समझते हैं और हम कल्चर को डिफाइन करते हैं। जस्ट अ मोमेंट। ओके, सो डिफाइनिंग कल्चर एंड अंडरस्टैंडिंग कल्चर दो अलग अलग चीजें हैं। कल्चर को डिफाइन करने का मतलब है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके थ्रू आप कल्चर को एस्टैब्लिश करते हैं। सबसे पहले अंडरलाइंग बिलीफ्स आते हैं, अंडरलाइंग असम्पशंस आती हैं, फिर आपकी एस्पाउस्ड वैल्यूज आती हैं, फिर आपके आर्टिफैक्ट्स आते हैं। तो ये कल्चर की डेफिनेशन है। और जब कोई बाहर का बंदा किसी इदारे में आता है, व्हेन समवन आउटसाइडर एंटर्स द ऑर्गेनाइजेशन, तो वो कल्चर को समझता कैसे है, वो ऊपर से नीचे मूव करेगा। ही और शी विल मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सबसे पहले आर्टिफैक्ट्स को देखेगा, फिर एस्पाउस्ड वैल्यूज को देखेगा, फिर बेसिक अंडरलाइंग असम्पशंस को देखेगा। ठीक है, तो ये तमाम चीजें जो है ये कल्चर की डेफिनेशन होती है। सो देयर आर 3 लेयर्स ऑफ कल्चर: आर्टिफैक्ट्स, एस्पाउस्ड वैल्यूज एंड बेसिक अंडरलाइंग असम्पशंस एंड बिलीफ्स। ठीक है, आर्टिफैक्ट्स जो है ये डिटरमिन करते हैं द विजिबल, जो भी हमने सिंबल्स की बात की ना कल्चरल वेब में, सो दे आर द सिंबल्स। एग्जैक्टली वही सेम कॉन्सेप्ट है, ये सिंबल्स होते हैं कल्चर के, दे आर द सिंबल्स। एस्पाउस्ड वैल्यूज जो होती हैं ये फिलोसफीज है, मिशन गोल्स हैं आपके, स्ट्रेटजीज हैं आपकी, जो लिखी जाती है, कहीं ना कहीं लिखी होती हैं आप। और बेसिक अंडरलाइंग assumptions जो है ये आपके अनकॉन्शियस बिलीफ्स होते हैं, आपकी परसेप्शंस होती हैं, आपकी थॉट्स होती हैं, विच आर टेकन फॉर ग्रांटेड। अनकॉन्शियस बिलीफ्स, आपकी परसेप्शंस, आपकी थॉट्स, जिनको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जिसको हम अंडरस्टैंडिंग जिनकी पॉजिटिव नहीं होती, मतलब इन अ सेंस कि वो कहीं लिखी नहीं जाती, दे आर जस्ट बिलीव्ड। जैसे मैं इसकी अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ इन तीनों लेयर्स की, तो आपको अंदाजा होगा कि तीनों लेयर्स काम कैसे करती हैं। तो एडगर्स काइन वाज अ वेरी रिनाउंड इंडिविजुअल। एडगर्स काइन कहते हैं कि कल्चर के 3 लेवल्स होते हैं: द आउटर स्किन और आर्टिफैक्ट्स, इनर लेयर और espoused वैल्यू, एंड पैराडाइम और बेसिक अंडरलाइंग assumptions. And these interrelated factors react to each other. However, these aspects of culture are difficult। अच्छा, ये इसको जरा सही कर लें, particularly artifacts नहीं, underlying assumptions यहाँ पे वर्ड कर लें। underlying assumptions are often difficult to interpret and understand। artifact को तो समझना बहुत आसान है, underlying assumptions को समझना और उसे अंडरस्टैंड करना मुश्किल है। आर्टिफैक्ट को समझना आसान है, अंडरलाइंग assumptions को समझना मुश्किल है। So artifacts जो है, they are the visible structures, they are the processes in the organization, they are philosophies, they are goals and stated values, espoused values. Artifacts are the visible structures, espoused values are philosophies, mission, goals, ethics, and underlying assumptions are unconscious belief। सैम वॉल्टन ने की मिसाल देता हूँ। सैम वॉल्टन जो था ये 1960s में ही वॉज वर्किंग फॉर जेसी पेनी। जेसी पेनी एक बड़ा मशहूर अमेरिकन स्टोर है, और सैम वॉल्टन उसके लिए काम किया करता था। कि जेसी पेनी था या कोई और स्टोर था, यानी तो उसका जो मालिक था उस स्टोर का बड़ा बदतमीज आदमी था, और वो सैम वॉल्टन जो है वो बड़ा उससे तंग था कि ये हमेशा एम्प्लॉयज की बेइज्जती बड़ी करता है बंदा।
बहुत बदतमीजी किया करता था वो अपने एम्प्लॉइज के साथ। तो सैम वॉल्टन ने डिसाइड किया कि मैं जब कभी जिंदगी में अपना अगर कोई स्टोर बनाऊंगा, तो आई विल ट्रीट माई एम्प्लॉइज विद रिस्पेक्ट। मैं एम्प्लॉइज को रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करूंगा। सैम वॉल्टन डिसाइडेड दैट इफ आई एम गोइंग टू हैव माई स्टोर, तो ये उसकी अंडरलाइंग एजम्पशन थी, उसका बिलीव था। उसका बिलीव था कि मैंने आई नीड टू डू दिस। फिर उसी बिलीव को उसने ट्रांसलेट किया अपने मिशंस में, अपने गोल्स में, अपनी स्ट्रेटजीज में, अपनी स्टेटेड वैल्यूज में। गोल्स ऐसे बनाए जो कि एम्प्लॉय सेंटर्ड है, स्ट्रेटजी ऐसी बनाई जिसमें एम्प्लॉयज का फायदा है। ठीक है, ऐसी स्ट्रेटजीज कंस्ट्रक्ट की जिसमें एम्प्लॉयज जो है उनको इंपॉर्टेंस दी जाती है। और फिर एम्प्लॉयज को गाड़ियां दी, एम्प्लॉयज को उनको अपना रिस्पेक्ट दी उनको। ये सारे आपके विजिबल प्रोसेसेस हैं। ठीक है, जो नजर आते हैं कि आप एम्प्लॉयज को कैसे ट्रीट कर रहे हैं। लैंग्वेज आपकी, फॉर एग्जांपल, ये भी आपके जार्गन्स आप क्या यूज करते हैं एम्प्लॉयज के लिए। तो ये सारे आपके आर्टिफैक्ट्स हैं। तो ये आउटर स्किन कहलाते हैं, आउटर स्किन कहते हैं। आउटर स्किन जो होती है दैट इज द फिजिकल स्किन, द एविडेंट स्किन। नहीं, जापानीज, हाँ, जापानीज भी इसको फॉलो जरूर करते हैं, लेकिन ये एडगर स्काइन वाज नॉट अ जापानीज, ही वाज एन अमेरिकन। हाँ, जापान, आप ये कह सकते हैं कि जापानीज कल्चर जो है वो भी इन्हीं ग्राउंड्स पे एस्टेब्लिश होता है। जापानीज एंटिटीज का जो कल्चर है वो भी इन्हीं ग्राउंड्स पे होता है कि जापानीज भी एम्प्लॉइज को सबसे इंपॉर्टेंस देते हैं, एम्प्लॉइज को टॉप पे रखते हैं। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो ये हमने जो जो डिस्कस किया था आउची के मॉडल में, कंसर्न फॉर एम्प्लॉइज, वाइडर कंसर्न फॉर एम्प्लॉइज, तो बेसिकली ये कंसर्न फॉर एम्प्लॉइज का कॉन्सेप्ट निकला तो जापानियों से ही था। ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, पीपल सेंटर्ड कल्चर का, अमरीकी तो कहते थे कि इंसान मशीन, और मशीन को मशीन की तरह ट्रीट करो, जैसे एक मशीन काम करती है वैसे इंसान से काम कराओ। लेकिन ये जो जापानीज थे, इन्होंने बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा चेंज किया था। इन्होंने कहा था कि नहीं, ऐसा नहीं है, इंसान मशीन नहीं है, और आप उससे मशीनी अंदाज में काम नहीं करा सकते। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो ये आउची वाला कॉन्सेप्ट ही है। हाँ, सो आउटर स्किन जो होती है दैट इज व्हाट अ विजिटर विल सी एंड हेयर बाय विजिटिंग द कंपनी। जब एक आउटसाइडर आएगा इदारे के अंदर, तो वो क्या देखता है? द फैसिलिटीज एंड सराउंडिंग्स इन विच एम्प्लॉइज वर्क, द वे एम्प्लॉइज ड्रेस, फॉर एग्जाम्पल द वे एम्प्लॉइज टॉक टू ईच अदर, jargons, the way they interact with each other, the language। ये तमाम चीजें आपके आउटर स्किन में आती हैं। ऑल ऑफ दीज आर द पार्ट ऑफ योर आउटर स्किन। ये तमाम चीजें हमारे आउटर स्किन का हिस्सा होती हैं। तो आउटर स्किन जो है ये डिटरमिन करती है कि लोग कैसे आपस में बातचीत करते हैं, लोग कैसे आपस में इंटरेक्ट करते हैं, लोग कैसे आपस में रिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ। इनर लेयर आर द espoused values, फॉर्मल कोड ऑफ एथिकल बिहेवियर। इनर लेयर का मतलब होता है वो चीजें जो आपके एटीट्यूड को शेप करती हैं, फॉर्मल कोड ऑफ एथिकल बिहेवियर डिफाइन करती हैं। मिशन स्टेटमेंट क्या है आपकी, फॉर एग्जाम्पल आप प्रोवाइडिंग बेस्ट सर्विसेज टू द कस्टमर्स, ये आपका मिशन है। आपकी आपके गोल्स, आपकी स्ट्रेटजीज क्या है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। यानी espoused वैल्यूज जो है दे आर रिटन डाउन समवेयर, कहीं ना कहीं लिखी जाती हैं। espoused वैल्यूज जो है वो लिखी जाती हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, दिस लेवल ऑफ कल्चर कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑर्गेनाइजेशंस लीडर। इस लेवल को लीडर इन्फ्लुएंस कर सकता है, इस लेवल को लीडर इन्फ्लुएंस कर सकता है। और क्योंकि जो आपकी स्ट्रेटजीज हैं वो लीडर खुद एस्टेब्लिश करते हैं, तो लीडर्स कैन इजीली इन्फ्लुएंस दिस लेवल ऑफ द स्ट्रक्चर। पैराडाइम को लीडर्स इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। पैराडाइम जो जो आपकी अंडरलाइंग assumption है, जो आपका पैराडाइम है, वो जो बन चुका होता है वो बन चुका होता है, उसे नहीं छेड़ सकते। यू कैन नॉट completely टैकल इट। व्हाट रियली मैटर्स, अंडरलाइंग बिलीव्स, अंडरलाइंग assumptions क्या है आप। दीज आर द फैक्टर विच आर टेकन फॉर ग्रांटेड। टेकन फॉर ग्रांटेड का मतलब है समथिंग दैट इज बिलीव टू बी ट्रू। जैसे हमारे रिलीजियस बिलीव्स होते हैं, हमारे जो रिलीजियस बिलीव्स होते हैं दे आर टेकन फॉर ग्रांटेड, वी नेवर क्वेश्चन देम। रिलीजियस बिलीव्स आर अंडरलाइंग assumptions। ठीक है ना, रिलीजियस बिलीव जो है ये अंडरलाइंग assumptions होते हैं विच आर नेवर क्वेश्चन। इनको हम कभी क्वेश्चन नहीं करते है ना, वी नेवर क्वेश्चन आवर रिलीजियस बिलीव। हाँ, हम इसे एज इट इज एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है ना,
और हम उस एनवायरनमेंट का हिस्सा बन जाते हैं। दीज आर द फैक्टर्स दैट एस्टैब्लिश द वे एन ऑर्गेनाइजेशन सीज itself and the environment in which it operates. This is the real core culture of the organization. ये इदारे का रियल कोर कल्चर होता है, ये इदारे का असल कल्चर होता है। दिस इज द रियल कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये इदारे का हकीकतन ये कल्चर होता है। Unlike mission statement, code of ethics are not written down anywhere. ये आप कहीं लिखते नहीं, we never write them down. ये कहीं लिखे नहीं जाते, ठीक है? They are difficult to explain. इन्हें explain करना मुश्किल होता है। They are difficult to explain. The paradigm has also been described as the reason why organization exists. इदारा exist क्यों करता है? Paradigm जो है उसका reason of existence भी कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पुलिस फोर्स एग्जिस्ट टू कैच क्रिमिनल्स, स्कूल एग्जिस्ट एज अ प्लेस फॉर लर्निंग। तो ये सारे के सारे आपके पैराडाइम्स हैं, ये आपके बिलीफ्स हैं, और इन बिलीफ्स को आप कभी चैलेंज नहीं करेंगे, और ये बिलीफ रहेंगे हमेशा। दीज बिलीफ्स विल ऑलवेज स्टे, दीज बिलीफ्स विल नेवर बी चैलेंज्ड, ठीक है। तो ये बिलीफ्स हमेशा रहेंगे, ये बिलीफ्स कभी चैलेंज नहीं होंगे। सो दे आर योर पैराडाइम, ये आपके पैराडाइम्स हैं। गॉट इट? अच्छा, अब जब आपने किसी कल्चर को समझना है, व्हेन यू हैव टू अंडरस्टैंड द कल्चर, यू विल मूव फ्रॉम टॉप टू सबसे पहले आप आर्टिफैक्ट देखेंगे, फिर आप एस्पाउस्ड वैल्यूज को समझेंगे, और फिर आप अंडरलाइंग एजम्पशंस तक आएंगे। और जब आपने किसी कल्चर को डिफाइन करना है तो सबसे पहले एजम्पशंस आती हैं, फिर एस्पाउस्ड वैल्यूज आती हैं, फिर आर्टिफैक्ट्स बिल्ड होते हैं। सो डिफाइनिंग ऑफ कल्चर मूव्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप, एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कल्चर मूव्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। गॉट इट? क्लियर हुआ? चलें, ग्रेट। सो आज की डिबेट हम यहीं तक रखते हैं, बाकी इससे फिर हम, ये कैपरा की एक डेफिनेशन है पैराडाइम की। कॉन्स्टलेशन, कॉन्स्टलेशन कहते हैं अमलगमेट, मिक्सचर। कॉन्स्टलेशन कहते हैं मिक्सचर को, अमलगमेट को। Constellation of concepts, values, perception, practices shared by a community which forms a particular vision of the reality that is the basis of the way a community organizes itself. कि कैसे जो लोग हैं वो, जी बस हम इसे कंक्लूड कर रहे हैं। सॉरी, मैंने ख्याल नहीं किया अजान का, बस हम कंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। सो वील, अच्छा, इंशाल्लाह कल है, आप कल आपका है वेंसडे, ठीक है। सो टुमारो आई विल बी ट्रैवलिंग। मैं कल शाम को आपके 6:30 बजे आई विल बी इन प्लेन। तो फिर कल की क्लास नहीं हो पाएगी, फिर हम इंशाल्लाह थर्सडे को क्लास करेंगे पाकिस्तान से। आई विल बी बैक ऑन वेंसडे लेट नाइट, मेरी फ्लाइट है, मैं लाहौर पहुंचूंगा रात के 2 बजे वेंसडे की। तो थर्सडे की इवनिंग हम इंशाल्लाह फिर क्लास करेंगे, ठीक है। So tomorrow we are not going to have the class. We are going to have the class on Thursday. Hopefully, अल्लाह खैर करे, अगर जहाज खैरियत से ले आए तो इंशाल्लाह हम फिर थर्सडे को मिलेंगे। डन जी? तो थर्सडे इवनिंग को हम क्लास करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अल्लाह हाफिज, खुश रहो, अल्लाह हाफिज।